जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर है बौद्ध इंद्र प्रकाश। खबर यूपी बिहार में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कुछ खबरें बिहार से। बिहार में इस समय जो तमिलनाडु का घटनाक्रम हुआ है उस पर बड़ी उहापोह की स्थिति है, चर्चा पर चर्चा चल रही है। भाजपा, लोजपा, रामविलास पासवान और जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव, ये लोग खूब तड़तड़ाई मचाए हैं कि भाई घटना हो गई, तमिलनाडु में घटना हो गई और राज्य सरकार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये सब चल रहा है, उनकी सब बाकायदा उनके सब स्टेटमेंट आ रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम करेंगे तमिलनाडु भवन का घेराव, तमिलनाडु भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे हिंदी भाषी भाई, हमारे बिहारी भाई वहां से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये सब खबरें हैं। तो कोई विशेष खबर वहां से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं भाई कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। छिटपुट जो हिंसा हुई थी कुछ दूसरे मामलों को लेकर के वो संभाल ली गई है। कि एक प्रकरण उन्होंने बताया तमिलनाडु सरकार ने कि कुछ लोग टॉयलेट जा रहे थे मोड़ लोटा वोटा लेकर के साफ सवेरे, तो दूसरे ने कहा कि भाई वहाँ बीड़ी उड़ी पी रहा था, तो वो बीड़ी उड़ी पीते हुए और उनमें विवाद हो गया और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया। तो ये सब चल रहा है। और दूसरा जो है खबर समस्तीपुर से है, क्योंकि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा इस समय विरासत नमन यात्रा कर रहे हैं। तो विरासत नमन यात्रा के तहत वो समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर जन्मभूमि कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जो कई बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बहुत ही चहेते रहे, समाजवादी विचारधारा के रहे, संपूर्ण क्रांति के अगुवा लोगों में से रहे। तो कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि में पहुंच करके नमन किया और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो क्या, अब किसी गांव के मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी के सामने समर्पण कर दिया है। समर्पयाम समर्पयाम, नीतीश कुमार ने अपना समर्पण कर दिया है और समर्पण करने के बाद अब कोई स्थिति उनकी नहीं बची है। अच्छा, यही बात मीना सिंह ने किया कि मीना सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप अगर लालू यादव के साथ आ गए हैं तो इसके पहले 15 में भी तो लालू यादव के साथ आ गए थे, तो जब 14-15 में लालू यादव के साथ आ गए थे तब तो आपने नहीं छोड़ा। तो मीना सिंह ने भी कहा, जो आरा से सांसद रह चुकी हैं, काराकट से सांसद रह चुकी हैं, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, उस समय उन्होंने नीतीश कुमार में समर्पण नहीं किया था। उस समय नीतीश कुमार लीडर थे। आज की स्थिति में नीतीश कुमार लीडर नहीं है। लीडर आज की स्थिति में तेजस्वी यादव है। आज की बिहार के बारे में डिसाइडिंग कैपेसिटी जो है वो लालू यादव के परिवार के पास हो गई है। इसलिए एक असंतोष है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में असंतोष है और एक आत्मविश्वास का अभाव है। उनको लग रहा है कि नहीं, अब हमारी नहीं सुनी जाएगी, अब तेजस्वी यादव के लोगों की सुनी जाएगी और उनकी हुकूमत चारों तरफ चल रही है। जिस तरीके से उनका 20 साल पहले जंगल राज हुआ करता था वैसा ही जंगल राज की वापसी हो गई है, ऐसा उन लोगों ने भी कहा। तो ये रहा। और एक खबर मोतिहारी से एक शिक्षक दल चला, वो आ गया गांधी मैदान पटना। तो गांधी मैदान पटना पहुंच करके शिक्षकों ने, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनका कहना रहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होना है, जो अभी तक नीतीश सरकार ने नहीं किया है, तो उसे जल्दी से करना चाहिए। और अगर नीतीश सरकार बिहार में शिक्षक बहाली नहीं करती है तो हम सब लोग जैसे आज सड़क पर हैं वैसे ही नीतीश सरकार को, तेजस्वी सरकार को हम सड़क पर ला देंगे। 24 के चुनाव में सड़क पे लाएंगे और आगे भी विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी इन सबको हम हटाएंगे, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा। और ये जो है खबर रही। और गोपालगंज में शराबबंदी तो बिहार में चल ही रही है। तो थाना बैकुंठपुर है गोपालपुर में,
वहां से बड़े पैमाने पर अर्धनिर्मित शराब की बरामदगी हुई है। शराब की भट्ठी मिली है, लहन मिला है, उपकरण मिले हैं शराब बनाने वाले, और बड़े पैमाने पर बरामद की गई है शराब जो वहां से अर्धनिर्मित शराब मिली हुई है। इसी के साथ बेगूसराय में, तो बेगूसराय में स्थिति रही कि टैंकर में शराब बरामद हुई है, और वहां से बड़े पैमाने पर देसी शराब, विदेशी शराब जो बनाने में प्रयोग करते थे, तो देसी शराब, विदेशी शराब भी वहां पर बरामद हुई है बड़े पैमाने पर। ये खबरें हैं। एक खबर बिहार की है, वो छापेमारी चल रही है इस समय। तो बेतिया और बगहा के पास में, बगहा में छापा पड़ गया, और उसका कारण ये रहा कि दिल्ली की एक नाबालिग लड़की, ये लड़का बिहार का गया था वहां मेहनत मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर हो गया। तो वो लड़की दिल्ली की है, तो अब छापेमारी हो रही है और नाबालिग लड़की है, तो तमाम पक्ष उसमें कि भाई ये लव जिहाद की घटना है, लव जिहाद की घटना है। तो ये भी बड़ा चर्चा में है, दिल्ली की लड़की और बेतिया बिहार का लड़का, ये चल रहा है। अब कुछ खबर जानते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो स्थिति चल रही है, तो अभी जो एक घटनाक्रम जैसे इस समय मीना सिंह को लेकर के आया, तो वैसे ही वहां पर भी जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव, जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का एक इतिहास रहा कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई तब तो कोई बात नहीं। इसके अलावा जितनी बार बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में अक्सर होता था कि विधायक उसके जीत के आते थे, और जीत के बनने के बाद जो है कुछ दूसरे दलों के साथ चले जाते थे। तो वही इस, लेकिन सांसदों में नहीं हुआ। तो वो अब स्थिति वैसी बन रही है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद विभिन्न दलों से के संपर्कों में हैं। जैसे विधायक थे पिछली बार की, पता चला वो रायनी वगैरह, असलम रायनी वगैरह अचानक जो है श्रावस्ती के समाजवादी पार्टी में चले गए और बसपा से निकले। तो ये स्थिति कुछ श्याम सिंह यादव की ओर से, जौनपुर से सांसद हैं, उनकी तरफ से संकेत मिल रहा है कि बसपा में वो अधिक समय तक रहने वाले नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। और 2-3 घटनाएं हो गई। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस की यात्रा, जो कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी, तो उससे बचे। बहुजन समाज पार्टी ने बायकाट कर दिया कि नहीं, हम उसमें नहीं रहेंगे। लेकिन श्याम सिंह यादव उस यात्रा में पहुंच गए। तो ये चर्चा हुई कि भाई श्याम सिंह यादव क्या कांग्रेस से कोई जुगाड़ बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये घटनाक्रम आया। और फिर एक घटनाक्रम हुआ कि गडकरी को उन्होंने दे दिया, बधाई दे दिया, गडकरी को दे दिया बधाई, और कि आपने तो हमारे यहाँ साथ साथ तो वो ओवरब्रिज दे दिए। उसके बाद फिर अमित शाह के साथ उनको भी बधाई वगैरह दिया, अमित शाह से भी संवाद किया। तीसरा भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले उनके आवास पर जाकर के। ये चर्चाएं हो रही कि भाई क्या किधर तलाश रहे हैं। और एक और घटनाक्रम है कि जनता दलाई के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जनता दलाई इंद कुमार गुर्जर के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी जौनपुर के ही हैं, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। तो मिर्जा इश्तियाक बेग साहब जो हैं, तो उनके माध्यम से भी, तो ये भी संज्ञान में चर्चा में है कि भाई जनता दल आई के साथ, चूंकि एक तरफ जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी जिस प्रकार से जनता दल परिवार को एकजुट करने के लिए का अभियान चलाया हुआ है, और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बने उसके लिए वो प्रयास कर रही हैं। तो यह भी चर्चा है कि किरण सिन्हा जी के साथ जाकर के भी, जनता दल आई के साथ जाकर के भी श्याम सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जौनपुर में किरण सिन्हा जी की अच्छी पृष्ठभूमि स्थिति मानी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष वहां के मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हैं इस नाते भी, और अति पिछड़ों का तमाम वोट बैंक जो है, तमाम अति पिछड़ों के साथी लोग उनके संपर्क में है, संगठन संपर्क में है, लोग संपर्क में है, अनुसूचित जाति के लोग संपर्क में हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के संपर्क में है, और कायस्थ समुदाय का जौनपुर में अच्छा वर्चस्व है। तो वो सब भी जो है किरण सिन्हा जी के साथ में है। तो इस तरीके से एक संघर्षात्मक की अच्छी लड़ाई की पोजीशन जौनपुर सीट भी जनता दल आई की है।
तो उसके लिए भी बातचीत तो चल रही है कि भाई क्या श्याम सिंह यादव किरण सिन्हा जी के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। बहरहाल बसपा से एक दूरी उन्होंने बनाई हुई है, इस बात की चर्चा है। और बसपा से ही संबंधित एक खबर यह है कि मायावती जी के भतीजे आकाश बाबू, तो आकाश जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, उनकी शादी तय हो गई है और वो 26 मार्च को शादी होगी। तो अभी ये शादी का रिसेप्शन, शादी कैसे होगी, क्या होगी, तो कोई विशेष रूपरेखा नहीं है, लेकिन रूपरेखा बनना शुरू हो गया है। लखनऊ में होगा रिसेप्शन, या दिल्ली में होगा, नोएडा में होगा, या गुड़गांव वगैरह में होगा। अभी कोई ठोस सूचना नहीं आई, अभी कयास लग रहे हैं। और ये आकाश आनंद की शादी जो ये रहे हैं अशोक सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ जी हैं फर्रुखाबाद के सरकारी डॉक्टर थे, सरकारी चिकित्सक थे। तो जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई 2007 में पूर्ण बहुमत से, मुख्यमंत्री तो पहले भी बनी, तो जो पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनी उसमें 2008 में उन्होंने कहा कि भाई इस्तीफा दीजिए, त्यागपत्र दीजिए और यहाँ फुल फ्लेश आकर के काम कीजिए। तो 2008 में उन्होंने रिजाइन किया, फिर उसके बाद उनको एमएलसी बनाया गया अशोक सिद्धार्थ को। और उसके बाद फिर 2016 में उनको बनाया गया राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा के 16 से 22 वो राज्यसभा के सदस्य है। अब उन्हीं की बेटी हैं डॉक्टर प्रज्ञा। तो डॉक्टर प्रज्ञा एमबीबीएस की छात्रा है, एमबीबीएस उन्होंने कर लिया है, एमडी की भी प्रोसेस में है। तो उनके साथ उनकी शादी हो रही, ये भी लखनऊ की खबर में बड़ा चर्चा का विषय है। एक और लखनऊ से ही खबर है, वो खबर है राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद को लेकर के। तो वहाँ विद्युत का जो स्थिति चल रही है, तो अवधेश कुमार जी उसके अध्यक्ष हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि विद्युत मीटर जो लगाने थे, तो उसका जो है 4G स्मार्ट मीटर, तो स्मार्ट मीटर योजना जो चल रही थी उसको लेकर के वहाँ की कंपनी जो लगा रही थी एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड करके, तो वो एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड कंपनी जो थी उसके साथ अभी बैठक हुई, जिसमें कई बड़े अधिकारी रहे। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज जी उन्नाव के जिलाधिकारी भी रहे, और इसलिए याद आ गया एम देवराज का नाम। और ये केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार, इन लोगों के साथ बैठक हुई। तो उस बैठक में आया कि भाई हमारा खर्चा बढ़ाया जाए, पैसा हमारा जो है अब ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो अवधेश कुमार वर्मा ये हैं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसकी तो घोटाले की जांच होना चाहिए, क्योंकि पहले तय हुआ था कि 8 साल तक किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त सरकार नहीं देगी और कंपनी को 130 रुपए पर मीटर के हिसाब से पर मंथ मिलेंगे। तो उसमें जो है कंपनी अपना खर्चा लगाएगी, और कंपनी मुकर रही है, कुछ अधिकारी भी जो है गोलमाल कर रहे हैं, ढीलापोली कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण की होना चाहिए उच्च स्तरीय जांच, उन्होंने अवधेश कुमार वर्मा ने मांग किया है। ये लखनऊ से खबर है। एक खबर ये है लखनऊ से ही है। तो लखनऊ से माननीय किरण सिन्हा जी ने एक मांग किया है। वो मांग ये किया है कि जिस प्रकार से एक वहाँ पर बस उनका माननीय किरण सिन्हा जी का शुरू से ही ये रहा कि भाई बसों की आवाजाही अधिक कराई जाए। बसों के लिए तमाम बार उन्होंने प्रयास किए कि भाई बसों का संचालन अधिक से अधिक हो, और खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर दूसरे साधन नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर सरकारी बसें चलें, रोडवेज की बसें चलें, जिससे जनता को कोई नुकसान, कोई दिक्कतों के सामना न करना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें सहूलियत मिल जाए। तो माननीय किरण सिन्हा जी के प्रयास से कार्यक्रम शुरू हो गया है। वो 4 बाग से बख्शी का तालाब में चंद्रिका देवी मंदिर के लिए बस जाएगी, और फिर वहां से आएगी, सवेरे जाएगी और फिर दोपहर में जाएगी। तो इस प्रकार से 2 बार जाएगी, 2 बार आएगी। 48 रुपया किराया रहेगा 4 बाग से चंद्रिका देवी बीकेटी बख्शी का तालाब के लिए। तो ये शुरू हो गया है। तो इस पे ये माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया कि देखो अब इस पे होना चाहिए कि ये शुरू ऐसी ही शुरुआत होना चाहिए 4 बाग से जनपद उन्नाव का बक्सर स्थित, वहां पर भी चंद्रिका देवी का मंदिर है। तो चंद्रिका देवी बीकेटी के लिए बस सेवा शुरू हो गई माननीय किरण सिन्हा जी के प्रयासों से। अब
चारबाग लखनऊ से बक्सर तक के लिए पुनः माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि बक्सर तक के लिए बस चलना चाहिए। तो बक्सर तक चलेगी तो उससे क्या फायदा होगा? तो बक्सर 3 दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया माननीय किरण सिन्हा जी ने कि एक तो बक्सर भी एक आध्यात्मिक स्थल है, वहां पर भी मां चंद्रिका देवी का मंदिर है और तमाम लोग अपने दर्शन पूजन अर्चन के लिए जाते हैं, मुंडन कराते हैं, छेदन कराते हैं, अपना जो मनौती करते हैं। और दूसरा बक्सर वो स्थल है जहां पर शहीदी स्थल कहा जाता है राजा राव राम बख्श सिंह, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दिया 28 दिसंबर 1857 को। 28 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। तो इसलिए भी वहां पर चल रहा है कि भाई ये एक शहीदी स्थल का भी है, शहीदी स्मारक भी वहां पर बना हुआ है, तो जब कब लोग वहां पर भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और एक और विशेष बात है कि वहां पर अंत्येष्टि स्थल है, तो व्यक्ति का शमशान घाट है, वहां पर लोग अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं। तो वहां पर खास तौर से 4 जिलों के लोग, उन्नाव जिले के लोग, रायबरेली के, फतेहपुर, कानपुर, तो उसका जो है एक किनारा सा पड़ता है बक्सर, तो वहां पर लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी तमाम लोगों को लखनऊ से फोन आ गया कि फलाने नहीं रहे, फलाने को हम लिए जा रहे हैं बक्सर घाट। लखनऊ में जो लोग हैं वो तत्काल पहुंच सकते हैं, वहां पहुंच गए, वहां से तत्काल आ सकते हैं। तो लखनऊ से बक्सर का आवागमन रहता है, अपने साधनों से प्रायः लोग जाते हैं या छोटे मोटे जो है रास्तों से जाते हैं, तो थोड़ा असुविधा होती है, जैसे ऑटो से गए और के किसी किसी दूसरे साधन से गए तो थोड़ा असुविधा होती है। तो उसके लिए सरकारी बस की व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, मजबूत अच्छी स्थिति बन जाएगी, ऐसा माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया हुआ है। एक खबर और है, वो खबर आ रही है मेरठ से। तो मेरठ में होली दहन को लेकर के तनी तना हो गया है, पत्थरबाजी हो गई है आज ही। और दूसरा कानपुर को लेकर के है घटनाक्रम। तो कानपुर में नजीराबाद क्षेत्र है, वहां पर खबर आई कि भाई वहां पर सरकारी पाइपलाइन डालने को लेकर के विवाद हो गया है, तो स्थिति नियंत्रण में है। तो उसमें लोगों का जो है आपस में पत्थरबाजी और ये सब हो गया है। और ये कुछ खबरें रही वो आपके साथ साझा किए। अब एक खबर के जो है खबर क्या है, ये एक जो स्थिति इस समय की चल रही है, अचानक हार्ट अटैक जो हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक से जो है एक समय था जब 50-60 लोग की एज हो जाती थी तब हार्ट अटैक होता था, 55 साल, 60 साल, 65 साल हार्ट अटैक होता था। अब ये एज जो है 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गया, 25 साल हो गया। कहीं कहीं पर कानपुर में एक लड़का नौजवान वो खेल रहा था क्रिकेट, क्रिकेट खेलते खेलते हो गया। कोई लड़का अभी सुल्तानपुर में बैंड बाजा में डांस कर रहा था, डांस करते करते डेथ हो गया। और अभी तो एक लड़के की शादी हो रही थी, तो लड़के की शादी होते होते झारखंड में और वरमाला हो गया, वरमाला होने के बाद उसका डेथ हो गया। तो ये जो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो कोविड के कारण जो है स्थिति बनी है उसमें ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, और जो बैंड बाजे की इतनी धुन रही उसको उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस प्रकार की तमाम प्रकार की स्थितियां हैं। तो इसमें सरकार को ऐसी स्थिति की एक स्थिति ये बनना चाहिए, सरकार की नीति बनना चाहिए कि ये लोगों का जो है जो परीक्षण होता है वो परीक्षण ठीक से कराएं, जल्दी कराएं, सबका कराएं, और सरकार इसमें विशेष इंटरेस्ट ले, ताकि इस प्रकार की जो स्थिति है हार्ट अटैक से मौत, उस पर जो है एक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दूसरा ये है कि भारत में जिस तरीके से कम एज के 25 साल, 30 साल, 20 साल, 22 साल के, तो ये बड़ी खतरे की घंटी है, और इन पर विदेशों में पूरा इनका डाटा रहता है, भारत में डाटा नहीं इस तरीके से कैसा क्या है। तो भारत विदेशों में, यूरोपीय देशों में, अमेरिका में लंबे समय से डाटा रखे हुए है, यहाँ पे डाटा नहीं है, तो उसकी बात भी हुई है। और कुछ बीमारियां जैसे शुगर है, तो शुगर जो है भारत का कैपिटल, इंडिया कैपिटल बन गया वर्ल्ड का शुगर। तो उसको लेकर के भी है कि भाई शुगर पर भी कंट्रोल होना चाहिए, हाई बीपी इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। और इसके लिए एक कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई ये पेट्रोल पंप है वहाँ पर कोई जो है जाए, मतलब जहाँ जहाँ आवागमन के माने रुक रुक करके कुछ ऐसी स्थान बना दिए जाए जहाँ पर लोगों का बीपी निःशुल्क सरकार की ओर से व्यवस्था की जाए अपना बीपी
अपना नपाया, और नपा करके अगर है तो वो दवा लिया, इलाज लिया और उनको दवा दे दिया गया, संस्तुति कर दी गई कि आप ऐसे-ऐसे रहेंगे। तो एक ऑटोमोबाइल टाइप का कि चलते-फिरते लोगों की बीपी चेक किया जाए, शुगर चेक किया जाए और उनको एडवाइस किया जाए ताकि वो जो है बच सके इन तरीके से। और सडन कार्डियक अटैक है, तो इसमें अचानक अटैक आ गया, तो उसके लिए एक सीपीआर सिस्टम है, तो उस सीपीआर के बारे में कि लोगों को कुछ 10-15-20 मिनट की राहत मिल जाती है। तो उस सीपीआर से फिर वो कुछ समय मिल जाता है कि जो पता चला कि 10 मिनट के ही अंदर जिसका कोई दुर्भाग्यजनक घटना घटित होने वाली है, तो सीपीआर मिल गया, तो 1 घंटे का और समय मिल गया। उस 1 घंटे में वो डॉक्टर के यहाँ पहुंच सकता है, हॉस्पिटल पहुंच सकता है। तो ये सीपीआर की व्यवस्था लोगों में एक जागरूकता पैदा किया। अभी क्या होता है कि जो मिलिट्री के लोग हैं या एनसीसी के लोग हैं, माने जहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन लोगों को ही सीपीआर की बारे में जानकारी होती है कि वो सीपीआर के बारे में समझ सकेंगे, जान सकेंगे, वही बता पाते। तो सीपीआर के सिस्टम को भी बड़े पैमाने पे सिखाया जाए लोगों को। ऐसा माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया है सरकार से कि सीपीआर को भी लोगों में सिखाया जाए, स्कूलों में सिखाया जाए और लोगों के प्राण बचाए जाए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। इसमें सरकार को बड़ा रोल निभाने की जरूरत है और जनता को भी। उनकी संपूर्ण क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? संपूर्ण क्रांति की जरूरत इसीलिए पड़ी कि भाई जनता खड़ी हो, जनता जागे और जनता जाग करके अपने अधिकारों की रक्षा करे। वही जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन छेड़ा, छात्र आंदोलन छेड़ा, तो उसका उद्देश्य तो यही था कि अपने अधिकार लीजिए। और छात्र संघर्ष वाहिनी बनाई उन्होंने और पूरे देश का दौड़ा किया, एकजुट किया। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बहुत बड़ी रैली हुई, लोग कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रैली हुई, लाखों की भीड़ हुई। उसमें पटना में गांधी मैदान पूरा भर गया था, पूरा जो है, और तमाम पटना के चारों तरफ से जनता ही जनता दिखाई दे रही थी, इतनी बड़ी भीड़ थी। हफ्तों तक लोग जो आ गए वो रुके रहे, आ रहे, जा रहे, रुक गए, रुकते रुकते जा रहे हैं और महीनों पहले आना शुरू कर दिया था। ये सब जो है रहा था वहां पर। तो बहरहाल संपूर्ण क्रांति को फिर से दीर्घजीवी करना है, पुनर्जीवी करना है। तो इस संपूर्ण क्रांति को दीर्घजीवी पुनर्जीवी बनाने के लिए 1, 2, 3 अप्रैल को कार्यक्रम हो रहा है चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स लखनऊ में। लखनऊ में लोग जुट रहे हैं। वहां पर भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाहने वाले लोग, इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ जिन्होंने काम किया है, शरद यादव के साथ काम किया है, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया है, और समाजवादी विचारधारा के लोग, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा के लोग, जो भी लोग हैं, वो सब समतावादी ताकतें जुटेंगी, बैठेंगी, विचार विमर्श करेंगी कि वर्तमान परिस्थितियों में जब समाजवाद संकट में है, संपूर्ण क्रांति से लोग भूल गए हैं, तब हम कैसे जो है संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ाएं, दीर्घजीवी एवं पुनर्जीवी बनाएं। हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव संपूर्ण क्रांति एंड जेपी मूवमेंट एंड सोशलिज्म, समाजवाद को कैसे हम मजबूत करें, इन सब बातों पर चर्चा, विचार विमर्श रहेगा। तो आप सब भी इसमें ये विचार कीजिए कि भाई देश का भला कैसे हो, समाज का भला कैसे हो, देश और समाज का कैसे कल्याण हो, इन सब बातों पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और जब जनता खड़ी होगी तभी शासन सत्ता पर एक प्रेशर बन सकेगा। तो बहुत से लोग कि नहीं, हमको राजनीति से नहीं इंटरेस्ट है, कोई बात हो गई, हमारी मदद होनी चाहिए। तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि इस ग्रुप में केवल मदद की बात कीजिए, आप क्या मदद करोगे बस, लेकिन राजनीति की बात ना करो। अब राजनीति की बात तो रामस्वरूप वर्मा जी कहते थे कि राजनीति की बात ना करो, वही व्यक्ति कहता है जो या तो मूर्ख होगा या धूर्त होगा। क्योंकि राजनीति तो दुनिया में सबसे अच्छी चीज है। सारा शासन प्रशासन जो काम करता है राजनीति से काम करता है, उद्योगवासन राजनीति से काम करता है। जनता जनमानस क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितना सांस लेगा, कहाँ रहेगा, सारी स्थितियां तो राज्य की नीति से ही तय होती हैं। व्यक्ति बाएं चलेगा कि दाएं चलेगा, राजनीति जो राज्य तय कर देगा उसी के हिसाब से चलना होगा। तो राजनीति से घृणा ना करें, राजनीति से फुलाए नहीं, बिफुलाए नहीं, राजनीति को एक दिशा देने की आवश्यकता है संपूर्ण क्रांति के रूप में। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर
और खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बात भी लिखिए। ठीक है? जय हिंद, धन्यवाद आप सभी को।